नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरेंगे जो हर लॉ और अकाउंट्स स्टूडेंट, खासतौर पर सीए इंटर की तैयारी करने वालों के लिए एक पहेली जैसा है। कानूनों की व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। और ये पहेली शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। जब कोई कानून, कोई एक्ट संसद में सोच समझकर एक एक शब्द तौल कर लिखा जाता है, तो फिर हमें उसकी व्याख्या करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्या ये बस शब्दों का खेल नहीं है? हाँ, ये सवाल तो लगभग हर स्टूडेंट के मन में आता है और इसका जवाब ही एक तरह से इस पूरे टॉपिक की आत्मा है। बात शब्दों के खेल की नहीं है, बल्कि शब्दों की अपनी सीमाओं की है। जैसा कि मशहूर जज लॉर्ड डेलिंग ने कहा था, अंग्रेजी भाषा गणित का फॉर्मूला नहीं है। मतलब 2 + 2 हमेशा 4 होगा, लेकिन रीजनेबल पर्सन या पब्लिक इंटरेस्ट जैसे शब्दों का मतलब वो समय और हालात के साथ बदल सकता है। मतलब कानून बनाने वाले भविष्य की हर स्थिति का अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे आज से 50 साल पहले बने कानून में डॉक्यूमेंट शब्द का मतलब शायद सिर्फ कागज होता था। आज उसमें ईमेल भी है, सर्वर डेटा भी है। बिल्कुल, इसीलिए हमें व्याख्या की जरूरत पड़ती है, ताकि हम विधायिका के इरादे यानी इंटेंशन को समझ सकें, न कि सिर्फ उनके लिखे हुए शब्दों को पकड़कर बैठ जाएं। अच्छा। और शुरू करने से पहले 2 शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है, इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन। हाँ, ये हमेशा कंफ्यूजिंग होता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब है लिखे हुए शब्दों से विधायिका का सही मतलब निकालना। ये है कानून क्या कहता है पर फोकस करता है। और कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन एक कदम और आगे है। जब शब्द बिल्कुल ही अस्पष्ट हो या कोई नतीजा न निकल रहा हो, तो अदालत कानून के उद्देश्य को ध्यान में रखकर एक निष्कर्ष निकालती है। ये कानून का क्या मतलब होना चाहिए पर फोकस करता है। ओके। हालांकि सीए इंटर लेवल पर और आम बोलचाल में भी ये दोनों शब्द एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर शब्दों का सीधा साधा मतलब हमेशा काम नहीं करता, तो अदालत के पास क्या रास्ते होते हैं? वो इस गुत्थी को सुलझाना शुरू कैसे करती है? देखिए, अदालत के पास 2 मुख्य रास्ते हैं। एक है ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन और दूसरा है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन सबसे सीधा रास्ता है। ये कहता है कि अगर कानून के शब्द साफ है, उनका एक ही मतलब निकल रहा है, तो आपको वही मतलब लेना है, भले ही नतीजा आपको अजीब क्यों न लगे। अच्छा। इसके पीछे एक लैटिन सिद्धांत है जो एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है, एब्सोल्यूटा सेंटिया एक्सपोजिटोरे नॉन इंडिजेट, जिसका मतलब है स्पष्ट वाक्यों को किसी व्याख्या की जरूरत नहीं होती। एकदम सही। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। जब इस सीधे रास्ते पर चलने से कोई बेतुकी या इलॉजिकल मंजिल मिलने लगे, तब लॉजिकल इंटरप्रिटेशन का दरवाजा खुलता है। ओके। तब अदालत शब्दों के पार जाकर कानून की आत्मा, उसके उद्देश्य को समझने की कोशिश करती है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। यहीं पे वो मशहूर नियम आते हैं जिन्हें हम द प्राइमरी रूल्स कहते हैं। ये इस टॉपिक का दिल है और लगभग हर एग्जाम में इनसे जुड़ी केस स्टडी आती ही है। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी नियम कौन सा है? सबसे पहला और सबसे ताकतवर नियम है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, यानी शाब्दिक व्याख्या का नियम। ये ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन का ही दूसरा नाम है, कह सकते हैं। तो ये क्या कहता है? नियम बहुत सीधा है। शब्दों को उनका सामान्य, प्राकृतिक और व्याकरणिक अर्थ दो। अदालत अपनी तरफ से कोई मतलब नहीं जोड़ेगी, कोई शब्द हटाएगी नहीं। इसका कोई क्लासिक उदाहरण जो स्टूडेंट्स को हमेशा याद रहे? बिल्कुल, राममतार वर्सेस असिस्टेंट सेल्स टैक्स ऑफिसर का केस तो जैसे इस नियम का पोस्टर चाइल्ड है। अच्छा, बताइए। मामला ये था कि क्या पान के पत्तों बीटल लीव्स पर सेल्स टैक्स लगना चाहिए। दलील ये दी गई कि वानस्पतिक रूप से यानी बोटैनिकली पान के पत्ते एक तरह की सब्जी हैं और सब्जियों पर टैक्स नहीं लगता था। अरे वाह, ये तो बड़ा मजबूत तर्क लगता है। साइंटिफिकली तो वो सही थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई कानून आम जनता के लिए बनता है, तो उसके शब्दों का मतलब भी वही लिया जाना चाहिए जो आम जनता समझती है, न कि कोई वैज्ञानिक या तकनीकी मतलब। और रोजमर्रा की जिंदगी में कोई भी पान खरीदने वाला ये नहीं कहता कि मैं सब्जी खरीदने जा रहा हूँ। सही बात है। तो कोर्ट ने सब्जी का शाब्दिक यानी आम बोलचाल वाला अर्थ लिया और कहा कि पान के पत्तों पर टैक्स लगेगा। यही है लिटरल कंस्ट्रक्शन। लेकिन क्या ये नियम जजों को एक तरह से रोबोट नहीं बना देता?
मतलब अगर कानून में कुछ साफ-साफ लिखा है जो आज के जमाने में अन्यायपूर्ण लगता है, तो क्या जज को आंख बंद करके उसे लागू कर देना चाहिए सिर्फ इसलिए कि शब्द स्पष्ट हैं? बहुत अच्छा सवाल है और इसी सवाल का जवाब है हमारा दूसरा नियम, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, जिसे हम सब द गोल्डन रूल के नाम से जानते हैं। द गोल्डन रूल। हाँ, ये नियम एक सेफ्टी वॉल्व की तरह है। ये कहता है कि अगर लिटरल रूल अपनाने से कोई बेतुका मतलब अब्सर्ड या अन्यायपूर्ण नतीजा निकल रहा हो जो विधायिका का इरादा हो ही नहीं सकता, तो अदालत शब्दों के सामान्य अर्थ से थोड़ा हट सकती है। मतलब शब्दों को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जा सकता है। सिर्फ उतना ही जितना उस बेतुकेपन को दूर करने के लिए जरूरी हो। अदालत पूरा कानून दोबारा नहीं लिख सकती, सिर्फ उसे एक तार्किक मतलब दे सकती है। इसके पीछे का सिद्धांत है यूट्रेस माजिस वैलियट क्वाम पेरियट, यानी एक चीज को व्यर्थ होने देने से बेहतर है कि उसे प्रभावी बनाया जाए। तो गोल्डन रूल तब काम आता है जब शब्द बेतुके हों। लेकिन तब क्या होता है जब शब्द बेतुके नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ हों? मतलब जब कानून का एक हिस्सा कुछ और कहे और दूसरा हिस्सा ठीक उसका उल्टा? हाँ, ये स्थिति अक्सर आती है, खासकर बड़े और जटिल एक्ट्स में। और यहीं पर तीसरा नियम, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यानी सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का नियम काम आता है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हाँ, अदालत ये मानकर चलती है कि संसद ने कोई भी प्रावधान बेकार में नहीं बनाया और वो खुद को काटना नहीं चाहती थी। इसलिए अदालत की कोशिश होती है कि दोनों टकराने वाले प्रावधानों को एक साथ इस तरह से पढ़ा जाए कि दोनों में एक सामंजस्य बैठ जाए, ताकि दोनों को प्रभावी बनाया जा सके। बिल्कुल। और ये काफी मुश्किल काम है। और यहीं पर कुछ खास शब्द जो हमें कानून में दिखते हैं वो जज के लिए जीपीएस का काम करते हैं। जैसे नॉटविथस्टैंडिंग, सब्जेक्ट टू और विदाउट प्रेजुडिस। सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए इन तीनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इनसे सीधे एमसीक्यू बनते हैं। सबसे पहले नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज की बात करते हैं, जिसे नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज भी कहते हैं। नॉटविथस्टैंडिंग एक तरह का ट्रम्प कार्ड है। जब कोई सेक्शन नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट से शुरू होता है, तो उसका मतलब है कि ये प्रावधान हर हाल में लागू होगा, भले ही किसी और सेक्शन में कुछ भी लिखा हो। अच्छा, तो ये बाकियों को ओवरराइड कर देता है। एग्जैक्टली। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 4211 साफ कहता है कि वो सब सेक्शन 9 और 10 के प्रावधानों के बावजूद लागू होगा। और सब्जेक्ट टू इसका ठीक उल्टा हुआ। बिल्कुल। सब्जेक्ट टू का मतलब है इसके अधीन रहते हुए। जिस सेक्शन में सब्जेक्ट टू लिखा है वो दूसरे बताए गए सेक्शन की बात मानेगा, वो सबसर्वेंट होता है। समझ गया। और इसी नियम के तहत एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जेनरैलिया स्पेशलिबुस नॉन डेरोगांट। मतलब एक विशेष प्रावधान एक सामान्य प्रावधान पर हावी होगा। हाँ, अगर किसी खास स्थिति के लिए एक स्पेसिफिक नियम बना है तो वही लागू होगा, भले ही उसी विषय पर एक जनरल नियम भी मौजूद हो। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प नियम पर। चौथा नियम है मिसचीफ रूल, जिसे हेडन्स केस का नियम भी कहते हैं। मैंने सुना है ये नियम एक जासूस की तरह काम करता है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ये सबसे पुराना नियम है और सबसे दिलचस्प भी। जब किसी कानून की भाषा अस्पष्ट हो तो ये नियम अदालत को एक जासूस या एक इतिहासकार बनने को कहता है। जासूस कैसे? अदालत सिर्फ शब्दों को नहीं देखती, बल्कि ये पूछती है कि इस कानून को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। हेडन्स केस में बताए गए 4 सुराग हैं। वो 4 सुराग क्या हैं? पहला, ये नया कानून बनने से पहले पुराना कानून क्या था। दूसरा, उस पुराने कानून में ऐसी क्या शरारत मतलब मिसचीफ या कमी थी जिसे वो दूर नहीं कर पा रहा था। ओके। तीसरा, संसद ने उस शरारत को दूर करने के लिए नया कानून बनाकर क्या उपाय यानी रेमेडी दिया। और चौथा, उस उपाय का असली कारण क्या था। इन 4 सवालों के जवाब ढूंढकर अदालत कानून की व्याख्या इस तरह करती है कि शरारत को दबाया जा सके और उपाय को आगे बढ़ाया जा सके। इसका कोई मजेदार केस स्टडी है? प्राइज कॉम्पिटिशन एक्ट 1955 का केस इसका बेहतरीन उदाहरण है। सवाल था कि क्या ये कानून केबीसी जैसी स्किल बेस्ड प्रतियोगिताओं पर भी लागू होता है या सिर्फ लॉटरी जैसी गैम्बलिंग वाली प्रतियोगिताओं पर। अच्छा। भाषा थोड़ी अस्पष्ट थी। अदालत ने मिसचीफ रूल का इस्तेमाल किया।
उन्होंने कानून का इतिहास देखा और पाया कि इसे बनाने का मकसद छोटे मोटे जुए को रोकना था, जो उस समय एक बड़ी शरारत थी। इसलिए अदालत ने फैसला दिया कि ये एक्ट सिर्फ चांस बेस्ड प्रतियोगिताओं पर लागू होगा, स्किल बेस्ड पर नहीं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। किस नियम को चुनना है, लिटरल, गोल्डन या मिसचीफ, ये खुद में एक बहुत बड़ा फैसला है। बिल्कुल, यही तो जजों के काम का सबसे मुश्किल हिस्सा है। एक ही केस में अगर जज लिटरल रूल अपनाते तो फैसला कुछ और होता, लेकिन मिसचीफ रूल अपनाने से नतीजा पूरी तरह बदल सकता है। सही बात है। ये दिखाता है कि कानून की व्याख्या सिर्फ एक टेक्निकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें जज की सोच और दर्शन की भी बड़ी भूमिका होती है। प्राइमरी रूल्स तो बहुत अच्छे से समझ आ गए। इनके अलावा भी अदालतों के पास कुछ और टूल होते हैं जिन्हें सेकेंडरी रूल्स कहते हैं। हाँ, ये प्राइमरी रूल्स जितने ताकतवर नहीं है, लेकिन बहुत काम के हैं। इनमें सबसे पहला है इड्यूस्टिम जेनरिस, जिसका मतलब है उसी प्रकार का। अच्छा। ये तब लागू होता है जब किसी कानून में कुछ खास शब्दों की लिस्ट के बाद एक सामान्य शब्द लिखा हो, जैसे अदर थिंग्स। ये नियम कहता है कि उस सामान्य शब्द का मतलब भी लिस्ट के खास शब्दों की प्रजाति या क्लास तक ही सीमित रहेगा। जैसे अगर कानून में लिखा हो ब्रेड, बटर, जैम और अन्य खाद्य पदार्थ, तो अन्य खाद्य पदार्थ का मतलब नाश्ते से जुड़ा कोई आइटम ही होगा, जैसे अंडा या दूध। इसमें आप कार या फर्नीचर को शामिल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही उदाहरण है। लेकिन इसके लागू होने की 5 शर्तें हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी है। एक कॉमन क्लास या जीनस होनी चाहिए, लिस्ट में एक से ज्यादा शब्द होने चाहिए, वो लिस्ट पूरी तरह खत्म ना हुई हो, और आखिर में एक सामान्य शब्द हो। और एक और ऐसा ही लैटिन फ्रेज है नोस्चितोर आ सोसीज। हाँ, इसका मतलब है एक चीज अपनी संगति से जानी जाती है। किसी शब्द का असली मतलब उसके पड़ोसी शब्दों से पता चलता है। ओके, इसका कोई उदाहरण? एक केस में मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस इंक्लूडिंग फ्रूट जूसेस लिखा था। सवाल था कि क्या घर पर निकाला गया ताजे संतरे का जूस भी इसमें आएगा? अदालत ने कहा नहीं, क्योंकि फ्रूट जूसेस शब्द मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस की संगति में आया है, इसलिए इसका मतलब पैकेट वाले प्रोसेस जूस से है। एक और नियम जिसका जिक्र किताबों में आता है, कंटेम्परेनिया एक्सपोजिशो, ये क्या है? ये एक तरह का टाइम ट्रैवल नियम है। इसका मतलब है कि बहुत पुराने कानूनों की व्याख्या उसी तरह की जानी चाहिए जैसे उन्हें उस समय समझा जाता था जब वे बने थे। अच्छा, मतलब उस जमाने के हिसाब से। हाँ, ये नियम आज के नए कानूनों पर लागू नहीं होता, सिर्फ बहुत पुराने स्टैट्यूट्स पर होता है। ये तो हुए नियम, लेकिन कई बार कानून के अंदर ही कुछ सुराग छिपे होते हैं। उन्हें हम एड्स टू इंटरप्रिटेशन कहते हैं। बिल्कुल, और ये इंटरनल एड्स कहलाते हैं। ये कानून का ही हिस्सा होते हैं, जैसे कानून का लॉन्ग टाइटल और प्रियम्बल, मतलब लंबा शीर्षक और प्रस्तावना। ये कानून की जन्म कुंडली की तरह होते हैं, जो उसका उद्देश्य और दायरा बताते हैं। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट की प्रस्तावना साफ करती है कि यह कानून सिर्फ हिंदुओं के बीच विवाह पर लागू होता है। पर क्या प्रियम्बल किसी सेक्शन के साफ मतलब को बदल सकता है? नहीं, प्रियम्बल एक रहनुमा है, मालिक नहीं। अगर सेक्शन की भाषा एकदम साफ है तो प्रियम्बल उसे ओवरराइड नहीं कर सकता। यही बात हेडिंग्स एंड टाइटल ऑफ अ चैप्टर पर भी लागू होती है। और मार्जिनल नोट्स के बारे में क्या, जो हर सेक्शन के साइड में लिखे होते हैं, क्या वो कानून का हिस्सा है? आमतौर पर नहीं। ज्यादातर मामलों में अदालतें मार्जिनल नोट्स को व्याख्या के लिए इस्तेमाल नहीं करती। अच्छा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा MCQ ट्रैप पॉइंट है जिसे हर स्टूडेंट को नोट कर लेना चाहिए। भारत के संविधान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मार्जिनल नोट्स को उसका हिस्सा माना गया है और व्याख्या के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक बड़ा एक्सेप्शन है। हाँ, और मेरे ख्याल से सबसे जरूरी इंटरनल एड्स में से एक है डेफिनेशन क्लॉजेस, खासतौर पर मीन्स और इंक्लूड्स का फर्क। ये RDPs और MTPs में बार बार आता है। हाँ, ये 2 छोटे शब्द परिभाषा का पूरा दायरा बदल देते हैं। जब कोई परिभाषा मीन्स शब्द का इस्तेमाल करती है तो वो परिभाषा को सीमित, मतलब रिस्ट्रिक्टिव और एग्जॉस्टिव बना देती है। मतलब जो लिखा है बस वही। एग्जैक्टली, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर की परिभाषा कहती है, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी, फुल स्टॉप, परिभाषा वही खत्म। और जब इंक्लूड्स का इस्तेमाल होता है तब परिभाषा विस्तृत यानी एक्सटेंसिव हो जाती है।
ये सिर्फ कुछ उदाहरण देती है और दरवाजा खुला छोड़ देती है कि इसमें और भी चीजें शामिल हो सकती हैं। अच्छा। जैसे होल टाइम डायरेक्टर की परिभाषा कहती है, होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स अ डायरेक्टर इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। ये सिर्फ एक उदाहरण है, इसमें और भी लोग आ सकते हैं। इंटरनल एड्स के अलावा क्या अदालत कानून के बाहर भी देख सकती है? हाँ, जब अंदर के सुराग काफी ना हो तो एक्सटर्नल एड्स की मदद ली जाती है। इनमें शामिल है कानून की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उस विषय पर बने पिछले कानून, संसदीय बहसें, डिक्शनरीज और यहाँ तक कि विदेशी अदालतों के फैसले भी। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो सार ये है कि कानून की व्याख्या सिर्फ शब्द पढ़ना नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपे विधायिका के इरादे को, उस कानून की आत्मा को खोजना है। बिल्कुल, ये एक कला और विज्ञान दोनों है, जहाँ नियमों का पालन भी करना है और तर्क का इस्तेमाल भी। और सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए की टेकअवेज होंगे। पहला, चारों प्राइमरी रूल्स लिटरल, गोल्डन, हार्मोनियस और मिस्चीफ रूल की समझ सबसे जरूरी है। केस स्टडीज इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हैं। बिल्कुल। दूसरा, इंटरनल एड्स में प्रियम्बल और डेफिनेशन क्लॉजेस, खासतौर पर मीन्स बनाम इंक्लूड्स पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। ये सीधे एमसीक्यू पॉइंट्स हैं। और तीसरा, नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज यानी नॉटविथस्टैंडिंग को हमेशा पहचानना सीखें। ये अक्सर केस स्टडी का ट्रिक पॉइंट होता है। और अंत में एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। हमने पूरी चर्चा में विधायिका के इरादे को खोजने की बात की, पर सोचिए जब दशकों पुराना कोई कानून आज की किसी ऐसी तकनीक पर लागू होता है जिसके बारे में तब किसी ने सोचा भी नहीं था, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्रिप्टो करेंसी, तब क्या होता है? अच्छा सवाल है। तब क्या हम सच में विधायिका का इरादा खोज रहे होते हैं या फिर जज उस पुराने कानून के ढांचे में एक नया कानून बना रहे होते हैं? क्या जज का काम सिर्फ व्याख्या करना रह जाता है या ये कुछ हद तक कानून बनाने जैसा हो जाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।